मुझे एक उम्मीद जगी है कि अब ऐसी परिचर्चा हमेशा आयोजित होती रहेगी। निसार में तेरी गलियों का ये वतन, जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, सर झुका के चले, जिस्मो जा बचा के चले। फैज साहब ने जब ये पंक्तियां पढ़ी थीं तो पाकिस्तान की हुकूमत हिल सी गई थी। आज कमोबेश इस प्रदेश में, इस देश में यही स्थिति बन रही है। जो नैरेटिव वो सेट करते हैं उससे इतर आप बात नहीं कर सकते। युवा अगर रोजगार के लिए अपनी परीक्षा के मुद्दों पर अगर सड़क पर उतरते हैं तो बिहार प्रदेश की पुलिस प्रशासन की लाठी उनका स्वागत करती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा। और जब युवा अपनी मांग पर थे तो शिक्षा मंत्री जी का बयान भी आपने सुना होगा। मुझे इन बयानों में नहीं जाना है। मुझे तो बस इतना कहना है कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसकी प्राथमिकताओं में युवाओं का रोजगार, युवाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य कतई नहीं है। अभी जैसा कि सुबोध मेहता जी ने कहा कि ये देश और यह राज्य युवाओं का है। ये 15 वर्ष से 29 वर्ष के लोग पूरे भारत में इस प्रदेश में सबसे अधिक है। हमारे यहाँ का जो मीडियन एज है, जिसे औसत आयु कहते हैं, वो 22 वर्ष है और भारत का 29 वर्ष है। 2041 में हम अपने चरम पर होंगे। अपने चरम का मतलब है हम सबसे ज्यादा युवा वाले राज्य होंगे। हम युवा वाले राज्य होंगे तो हमारे पास बड़ी संख्या में कर्मठ युवा के हाथ भी होंगे। लेकिन क्या ये सरकार की नीतियां, सरकार की व्यवस्था इन हाथों से हमें इस राज्य को संवारने की छूट देती है क्या? या यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि युवा को रोजगार मिल सके, युवा संवार सके, युवाओं का पलायन ना हो? ऐसी व्यवस्था हमारे राज्य में नहीं है। इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड लेने की स्थिति में नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह है। और मैं तो यूं कहूं कि इस राज्य की नीतियां हमेशा युवाओं के प्रतिकूल रही है। अगर युवाओं के प्रतिकूल नहीं होती तो इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट नहीं होती। आदरणीय चित्तरंजन गगन जी से बात हो रही थी। ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और छात्र आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका रही है। और उस समय जिस तरह के प्रोफेसर्स पटना यूनिवर्सिटी में थे, चेतकर्जा हुआ करते थे, के दत्ता हुआ करते थे, प्रशांत दत्ता हुआ करते थे, इम्तियाज अहमद थे, प्रोफेसर शौकीन सिंह थे फिजिक्स में, बड़े बड़े नाम थे। लेकिन आज देवी प्रसाद वर्मा, एससी वर्मा फिजिक्स वाले, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के, तो ये हमारा ये कहना है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत बिहार की शिक्षा प्रणाली पर एक ऐसी चोट की गई है, एक करारा प्रहार किया गया है कि यहाँ के युवाओं की सोच को कुंद करके रखा जाए। वो शिक्षित ना हो पाए। अगर शिक्षित होगा तो आंखों में आंख डालकर सवाल पूछेगा, वो सवाल पूछने की स्थिति में ना हो। और जब सवाल नहीं पूछ पाएगा तो उनको हम हिंदू, मुस्लिम, अगरा, पिछड़ा की राजनीति में धकेलेंगे और अपने पीछे खड़ा करेंगे और जुलूस में ले जाएंगे, जिंदाबाद और मुर्दाबाद कराएंगे। ये हमारा कलेक्टिव फेल्योर है। जब राज्य के युवा बेरोजगार होंगे तो मैं तो ये कहता हूं कि वो राम की खिचड़ी भी खाता है, रहीम का खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, उसे कहाँ मजहब समझ में आता है। बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। ये रोजगार कैसे मिलेगा उसकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 41 of Indian Constitution directs the state to make effective provisions for securing the right to work. काम करना होगा सरकार को।
लेकिन ये काम हो तो कैसे हो? एक सीधा सा समझ में आता है कि अगर बिहार में इंडस्ट्री की व्यवस्था अगर अच्छी होती है, अगर ये हमारा एग्रीकल्चर का राज्य है, अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही बनाएं, आप लोग सेटल हो जाएं प्लीज। अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बनाते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाते हैं, ये कौन लगाएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दुखद पहलू क्या है? बिहार का इस बार का बजट 2026-27 का बजट काफी बड़ा है। 3,47,00,000 रुपए का बजट है, लेकिन 3,47,00,000 रुपए का बजट है, लेकिन हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री पे कितना खर्च होना है? मात्र 0.9%। ये बड़ा ही दुखद पहलू है। किसी भी राज्य को, इसकी एस्टैब्लिश थ्योरी है कि अगर किसी भी राज्य को आप आगे ले जाना चाहते हैं तो 8 से 12% जब तक आप इंडस्ट्री में निवेश नहीं करेंगे तो वो राज्य बाहर आगे नहीं जा सकेगा। लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री है ही नहीं। ये जो इंडस्ट्रियल मीट कर रहे हैं, ये सरकार जो इंडस्ट्री मीट करती है, निवेशक का मीट होता है, ये बस आयवास है। कहने के लिए इन्होंने 50,000 MOU साइन किए, 500 MOU साइन किए, 2,000 MOU साइन किए, लेकिन धरती पे उतरते नहीं है। ये सब आयवास है। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। और ये कहते हैं हमने डेवलपमेंट किया। अरे भाई, डेवलपमेंट में ये जो सड़कें होती हैं और ये बिल्डिंग्स होते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट होता है। डेवलपमेंट का मतलब है कि युवाओं को रोजगार मिले, काम का अधिकार मिले और चहुमुखी विकास हो। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो, रोजगार के क्षेत्र में विकास हो। मैं आपको एक डाटा देता हूं, PLFS डाटा, उसको कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स का डाटा है। ये भारत सरकार का डाटा है। उनका कहना है कि बिहार के 16.1% युवा, 15 से 29 वर्ष के युवा बेरोजगार हैं। ये इस देश में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा बिहार के युवा बेरोजगार हैं। तो हम इस राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं, इसको हमें देखना होगा। और डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको कम मिलेगा, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि स्किल गैप को कम करना होगा। हमारे युवा शिक्षित होंगे, हमारे युवा टेक्निकल रूप से स्किल्ड होंगे, तो हमारे युवा अच्छा काम करने की स्थिति में होंगे। तो उसके लिए एक अच्छे शिक्षा नीति की जरूरत है। बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए। दूसरा है कि ये जो माइग्रेशन है, हम लोग घरेलू स्तर पर वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से ट्रेन भर भर कर लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों को समृद्ध करते हैं। आपको लगता है कि एक मजदूर जा रहा है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि एक मजदूर नहीं जा रहा है, मेरे दो कुशल हाथ जा रहे हैं एक व्यक्ति के साथ, जो हमारे हैं। उनका लेबर हमारा है, उनका श्रम हमारा है, हमारी श्रम वहां जा रही है। फिर वहां जो पूंजी बनती है, वो पूंजी भी वो वही खर्च करते हैं। मतलब उस राज्य के समृद्धि में ही उनकी पूंजी लगती है। कुछ हिस्सा हमारे हिस्से में भी आता है, क्योंकि उनका परिवार यहाँ रहता है। तो हम इसको इस रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले माइग्रेशन को रोकना होगा। और दुखद पहलू तो ये है कि इस राज्य से, खास करके हमारे कोसी अंचल से जो ट्रेनें चलती हैं, वो उसका नाम भी बड़ा होता है, जनसाधारण एक्सप्रेस, गरीब रथ। ये सारी ट्रेनें भर भर करके दूसरे प्रदेशों को समृद्ध बनाने के लिए हमारे युवा रोजगार की तलाश में वहां जाते हैं। और कैसी जिल्लत उन्हें झेलनी पड़ती है, ये हमको, आपको सबको पता है। आए दिन हम उनकी कहानियां भी सुनते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को युवाओं को रोजगार देने के लिए अपेक्षित कदम उठाना बहुत जरूरी है। उसमें इंडस्ट्री का रोल बहुत ही व्यापक होगा। और खास करके एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर लगाएंगे तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। दुखद पहलू एक ये है कि भारत सरकार ने हमें 5 मेगा फूड पार्क दिए और उसमें मात्र 2 हमारे यहाँ लग सके। 3 बियाडा की जमीन पर खुलने थे। बियाडा सरकार की जमीन उसमें होती है, लेकिन 3 इसीलिए नहीं खुले क्योंकि उस जमीन पर प्राइवेट लोगों का कब्जा था। ये कैसी निकम्मी सरकार है जो अपनी जमीन को खाली नहीं करवा सकी और महत्वाकांक्षी 3 प्रोजेक्ट बिहार से चले गए।
एक खगड़िया में बनकर तैयार है और उसको बने हुए 3 साल हो गए, वो ऑपरेशनल नहीं है, और एक मुजफ्फरपुर में बन रहा है। तो इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, और अगर इच्छा शक्ति होती तो आदरणीय तेजस्वी यादव की इच्छा शक्ति थी तो उन्होंने 17 महीने के सरकार में 5 लाख नौकरियां दी। इच्छा शक्ति से होती है। इस सरकार को इच्छा शक्ति नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। और मैं एक बात बता दूं कि इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कंपोनेंट होता है एसीजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसमें जो इंडस्ट्री लगाते हैं उनको छूट मिलती है, सिंगल विंडो सिस्टम होता है, तमाम तरह की रियायतें मिलती है। लेकिन इस बिहार में मात्र 2 एसीजेड मिला है, वो भी बन रहा है। लेकिन दूसरे प्रदेशों में आप बात करेंगे तो 41, कहीं 58 और कहीं कहीं तो उससे भी ज्यादा सैकड़ों की संख्या में है। तो आखिर ये एसीजेड हम क्यों नहीं ले पाए हैं? 20 साल किसी सरकार के लिए कम नहीं होती है। आप तो कहते हैं मैं प्रगतिशील सरकार हूं, तो आप क्यों नहीं ले पाए हैं? इसका जवाब आज इस परिचर्चा से मैं मांगता हूं, मैं सरकार से मांगता हूं, सत्ता में बैठे लोगों से मांगता हूं कि आपको जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि लेविस माइग्रेशन मॉडल कहता है कि आर्थिक विकास अगर आप चाहते हैं तो आर्थिक विकास के लिए सरकार को लगातार श्रम और पूंजी को कृषि से उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाना होगा। हमारे कृषि के रोजगार में जो युवा लगे हुए हैं तो उसको उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कैसे हम ले जाएंगे? जब तक उसमें हम निवेश नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जा सकता। लेकिन सरकार की नीति क्या है कि प्राइवेट प्लेयर को लाओ। लेकिन प्राइवेट प्लेयर अगर आप सिर्फ लाते हैं तो उसके लिए भी मॉडल बने हुए हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर सिर्फ प्राइवेट प्लेयर इसमें आएंगे तो सबका भला नहीं हो पाएगा। उनकी नीतियां दूसरे तरह की होती हैं। अभी सुधाकर भाई से मेरी चर्चा हो रही थी कि किस तरह से प्राइवेट प्लेयर आते हैं और शोषण करते हैं। प्राइवेट प्लेयर तो अब क्लाइमेट चेंज को भी बहुत हद तक निशाना बना रहे हैं। तो फिर ये हमारी फैक्ट्रियों को और हमारा शोषण करेंगे। ये तो इतिहास गवाह है। यहाँ 1630 में पीटर मुंडी आए थे अंग्रेज, वो काफी कुछ लिख के गए कि पटना में ये इंडस्ट्री थी, भागलपुर में ये इंडस्ट्री थी, मुंगेर में धातु का इंडस्ट्री था। अब सोचिए कि 1630 में इतनी इंडस्ट्रियां थी, लेकिन आज बिहार में एक सुई भी नहीं बन पा रही है। ये बड़ा दुखद पहलू है। तो मैं इन सब बातों के साथ सरकार को आगे हाथ में लेता हूँ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक शिक्षा के संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये राज आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे बिहार में मात्र 38,000 शिक्षक हैं, पद भरे हुए हैं। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में 41,000 हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि 1,50,000 हायर एजुकेशन में शिक्षक, मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। 1,50,000 कर्नाटका में है, पश्चिम बंगाल में 75,000 से ज्यादा हैं। तो हमसे जो छोटे राज्य हैं, कर्नाटका हमसे छोटा है, वहाँ शिक्षकों की संख्या इतनी है। किसी भी, मैं अपने सहरसा के बगल में मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज की चर्चा करता हूँ कि वहाँ बहुत से विषयों में प्रोफेसर नहीं है। फॉरेंसिक मेडिसिन में प्रोफेसर नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है। कैसे डॉक्टर वो बन के निकलेंगे? कैसे अन्य राज्यों के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों से वो कम्पीट करेंगे? तो ये सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बड़ी अच्छी बात अभी सुधाकर भाई ने कही, बिहार विमर्श इन्होंने कराया था दिल्ली में। उसमें जो उस विमर्श में जो आउटकम निकले थे, उसमें इन्होंने एक सजेशन दिया था कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज होना चाहिए और सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। सरकार ने उसको मान भी लिया है, इनके ड्राफ्ट को, और मैं इस मंच से उनका हार्दिक स्वागत और उनको बधाई देता हूं कि आपके ड्राफ्ट को सरकार ने धीरे से माना है। और मैं आज यह भी मान के चल रहा हूं कि जब ऐसी परिचर्चाएं होती हैं तो जिसका आउटकम जो होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन होता जरूर है। आज भी इस परिचर्चा का आउटकम निकलेगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और मैं फिर एक बार इस बिहार की सरकार को इस मंच से चेतावनी देता हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में हमारे उनके सबके नाम दर्ज होंगे कि जब युवा पीढ़ी कहा रही थी तो आप क्या कर रहे थे।
और खास करके अभी जो स्थिति बनी हुई है, मैंने सदन में भी सूखा नशा का मामला उठाया था। ये पूरा राज्य सूखे नशे की चपेट में है और खास करके युवा 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे सूखे नशे की चपेट में हैं और सरकार इस पर कोई सुधि नहीं ले रही है। तो हमें अगर इस राज्य को बचाना है तो हमारी महती जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक रूप से भी हम इनका विरोध करें, सूखे नशे का विरोध करें और सरकार को इसके लिए आगे आना होगा ताकि हमारी युवा पीढ़ी बची रहे और सुरक्षित रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। मुझे अपने गांव जाना है, इसीलिए मैं थोड़ी जल्दी में भी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गौर से सुना। बहुत